नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे के लिए हुए रवाना। पीएम ने कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच के विशेष संबंधों के मजबूत होने की जताई उम्मीद। गृहमंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की करेंगे अध्यक्षता। बैंकरों के साथ भी करेंगे बैठक। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में आज। बैठक में जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर दर कम करने की हो सकता है विचार। मध्य प्रदेश के देवास में तड़के एक घर में लगी भीषण आग। दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रूडो सरकार के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे के लिए रवाना हुए। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिन के दौरे के लिए रवाना हुए। उनकी यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार करता है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। 4था सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years. And therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। एंड एज आई हैव सेड इन अदर प्लेसेस एज वेल, ही इज लाइक अ रॉक स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियन बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लाइक उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और कुवैत के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं यहां रह रहे भारतीय समुदाय में भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत यात्रा पर रवाना होने से पूर्व प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि आज मैं कुवैत राज्य के अमीर महामहिम शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीढ़ियों से चले आ रहे कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंध भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में हम साझा विचार रखते हैं। मैं कुवैत के महामहिम अमीर, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी।
कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री के बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और मित्रता के बंधन को और मजबूत करेगी। और भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। आइए इन संबंधों पर नजर डालते हैं। भारत कुवैत संबंध साझा इतिहास, व्यापारिक संबंधों और सांस्कृतिक साझेदारी पर आधारित कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है कुवैत। भारत और कुवैत के बीच किस तरह के संबंध हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। साल 2023 से 24 द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा। भारत और कुवैत के बीच सांस्कृतिक संबंध भी सुदृढ़ रहे हैं। मार्च 2023 की अगर बात करें तो कुवैत में भारतीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ। इसके बाद अप्रैल 2024 में कुवैत राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत और कुवैत के संबंध किस तरह से लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। कुवैत के अंदर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी भारतीयों का है। भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों का बड़ा आधार भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों का बड़ा आधार है। कुवैत में भारतीय समुदाय का आकार लगभग 1 मिलियन है। वहीं 43 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली राजकीय यात्रा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई थी। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा वह वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन आदि की समीक्षा के लिए बैंकरों के साथ भी एक बैठक करेंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री कल ब्रह्मपुरा में ब्रू रियांग शिविरों का भी दौरा करेंगे और धलाई जिले के मसुराई पारा में एक जनसभा करेंगे। जुलाई 2018 में ब्रू बस्ती समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए इन शिविरों का दौरा करेंगे। और जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में होगी। बैठक के दौरान विभिन्न सत्र होंगे। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर कर की दर बढ़ाने तथा अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35% पर कर लगाने पर विचार हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में करीब 148 वस्तुओं में दर फेरबदल पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विमानन उद्योग के परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टरबाइन ईंधन एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। स्विगी और जोमेटो जैसे खाद्य वितरण मंचों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18% आईटीसी के साथ से घटाकर 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार फिटमेंट कमेटी ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ छोटे पेट्रोल तथा डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12% से 18% तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
इस बढ़ोतरी से पुराने छोटी कारें तथा इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह जीओएम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक 6 महीने का विस्तार मिलने की भी संभावना है। नागालैंड की अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस तरह के व्यवहार की निंदा की है और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से संसद में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग हर जगह सभी महिलाओं के लिए सम्मान, समानता और गरिमा के महत्व पर जोर देता है। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए, इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पंजाब के 5 नगर निगम में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। इन नगर निगमों में वोटिंग के बाद आज ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। पंजाब के 5 नगर निगमों के अलावा 44 नगर काउंसिलों में भी चुनाव हो रहा है। इन चुनाव के लिए कुल 3,336 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन चुनाव के लिए कुल 3,809 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 17.75 लाख महिलाएं समेत 37.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नयापुरा क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। शहर के एक मकान में भीषण आग लगने के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मकान के नीचे एक डेयरी चलती थी। इस डेयरी में ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इलाके की थाना प्रभारी मंजू यादव के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नयापुरा में आर्यन मिल्क पार्लर है, इसमें अंदर आग लगी थी, जिसमें कि ऊपर एक परिवार रहता था जिसमें 2 बच्चे और उनके माता पिता थे, और नीचे आग लगने के कारण ऊपर भी चूँकि धुआं गया और उनकी चारों की उसमें डेथ। अभी तो लग रहा है नीचे जो मिल्क पार्लर है उसमें जो शॉर्ट सर्किट वगैरह जो भी हुआ होगा, अभी तो प्राइमा फेसी यही लग रहा है। तभी एफएसएल टीम आई, वो भी जाँच कर रहे हैं, जाँच और की जा रही है। राजधानी दिल्ली की आबोहवा की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल पिछले कुछ दिनों से सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। अगर आज सुबह के AQI लेवल की बात की जाए तो नेहरू नगर का AQI स्तर 436, रोहिणी का AQI 427, सिरीफोर्ट इलाके का AQI 426, वजीरपुर का AQI 426, अशोक विहार का 424, RK पुरम का 424, विवेक विहार का 420, द्वारका सेक्टर का 419,
आनंद विहार का 418, ओखला फेज 2 इलाके का 417, पूसा का 415, पटपड़गंज का 415, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का 412 और मथुरा रोड का AQI 406 स्तर पर है। वायु गुणवत्ता में ये गिरावट कई गंभीर परेशानियों की ओर संकेत करता है। ये स्थिति बच्चों, बुजुर्गों के साथ ही सांस और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए काफी नुकसानदायक होती है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान गिर गया है। कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे की चादर छाई हुई है। उत्तर भारत के अन्य हिस्से भी कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में 24 दिसंबर तक शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं जम्मू, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इधर भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश तट के पास बना दबाव उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चेन्नई से लगभग 390 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व, विशाखापट्टनम से 430 किलोमीटर दक्षिण और ओडिशा के गोपालपुर से 610 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगले 24 घंटों में इसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरिशस के कैप माल्हरएक्स में भारत की सहायता प्राप्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। ये परियोजना पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसे चालू किए जाने की उम्मीद है। इस दौरान विदेश सचिव ने विश्वास जताया कि ये आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की सेवाओं से स्थानीय निवासियों को महत्वपूर्ण लाभ होगा। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर तेजाखेड़ा पहुंच चुका है, जहां से आम जनता के लिए अंतिम दर्शन के लिए इसे रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अंतिम दर्शन दोपहर 2 बजे तक किए जा सकेंगे। आज दोपहर 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया था। वो 89 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर अंतिम सांस ली। वहीं हरियाणा के पूर्व के निधन पर आज राज्य के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में सभी राजकीय कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। जयपुर में कल एक भीषण हादसे में घायल लोगों में से 2 और लोगों की मौत हो गई। अब तक इस हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज फिलहाल जयपुर के SMS अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना कल सुबह जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर करीब 6 बजे गैस टैंकर में ब्लास्ट होने से हुई थी। और फार्मूला ई फंडिंग मामले में KTR की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ACB ने अपनी FIR में आरोप लगाया कि हैदराबाद में दूसरे फार्मूला ई रेस के लिए कई करोड़ रुपए KTR के निर्देश पर ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद ये आयोजन रद्द कर दिया गया था। तेलंगाना की एंटी करप्शन ब्यूरो और ED दोनों ही अब इस मामले में वित्तीय कुप्रबंधन और धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रही है। दिसंबर 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने अटॉर्नी जनरल से परामर्श के बाद KTR और पूर्व नगर प्रशासन के विशेष प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। नीलिमा रानी साहित्य सम्मान एक राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक पुरस्कार है। 5 जनवरी 2025 को कादम्बिनी साहित्य महोत्सव में ज्ञानेश्वर मुले को ये पुरस्कार दिया जाएगा।
इस बात की घोषणा दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में फिल्म मेकर और विख्यात लेखिका इतिरानी सामंता ने की। ज्ञानेश्वर मुले पूर्व भारतीय राजनयिक के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार भी हैं। वे एक सफल लेखक हैं और 15 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, जिनका अनुवाद अरबी, उर्दू, कन्नड़ और हिंदी में किया गया है। मराठी में लिखी गई उनकी महान कृति माती पंख आणि आकाश को बेहद लोकप्रियता मिली है और उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में कला पाठ्यक्रम में भी इसे निर्धारित किया गया है। कादम्बिनी 25 साल का हो गया। 2019 से हमने एक नेशनल अवार्ड शुरू किए हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय द फाउंडर ऑफ द कादम्बिनी प्रोफेसर डॉक्टर अच्युता सामंता। हमारे माँ के नाम से अवार्ड है नीलिमा रानी साहित्य सम्मान। हम इसको नेशनल लेवल में देते हैं। द पीपल कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि उड़िया जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, अभिजात भाषा बोलते हैं हम उसको, और मराठी को भी अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत सरकार ने दे दिया है। और एक भारतीय भाषा ने दूसरी भारतीय भाषा का सम्मान किया है। इस तरह से मैं इसको मानता हूँ। एक राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का सम्मान मिलना मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा बोझ सा लगता है मुझे, लेकिन आनंद भी बहुत होता है। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रण उत्सव से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि कच्छ आप सभी का इंतजार कर रहा है। रण का ये संसार जहां उगते सूरज की किरणें लेती हैं विस्तार और है पूनम की शीतल चांदनी शानदार। कच्छ की समृद्ध परंपरा और संस्कृति, विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं, इन सब का संगम है ये महोत्सव रणोत्सव। यहाँ की शानदार टेंट सिटी का लक्जरी से भरा अनुभव आपको बुलाता है तो क्राफ्ट बाजार में कच्छ की आर्ट एंड क्राफ्ट की सुंदरता आपको बांध लेती है। प्रतिदिन होते सांस्कृतिक कार्यक्रम में ढेरों फन एक्टिविटीज के साथ चटाकेदार कच्छी और गुजराती खाने का स्वाद मिलेगा। यहाँ रणोत्सव पहुंचना और एक्सप्लोर करना हो आसान, यहाँ का अनुभव हो शानदार, इसीलिए यहाँ है विशेष वॉल्वो बस की सुविधाएं। तो आइए और अनुभव करिए सफेद रण का ये अद्भुत महोत्सव रणोत्सव। दुनिया भर में आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का प्रमुख योगदान रहा। इस ऐतिहासिक सत्र में महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग, अवर महासचिव अतुल खरे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों समेत कुल 600 लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य भाषण गुरुदेव श्री रविशंकर ने दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने अपने स्वागत भाषण में व्यक्तिगत पूर्णता और आंतरिक शांति के साधन के रूप में ध्यान की प्राचीन भारतीय पद्धति के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए ये प्रस्ताव 6 दिसंबर 2024 को पारित किया था।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है। ट्रूडो के सहयोगी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह 27 जनवरी को सरकार के खिलाफ एक औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। जगमीत सिंह हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचित सदन के शीतकालीन अवकाश से लौटने के बाद औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सदन में सभी विपक्षी दल द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करने की स्थिति में ट्रूडो को सत्ता से हाथ धोने पड़ सकते हैं। पिछले 18 महीनों में हुई कई सर्वेक्षणों के अनुसार उच्च कीमतों और आवास संकट से जनता के बीच ट्रूडो सरकार के खिलाफ गुस्से का माहौल है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रूडो करीब 9 साल बाद पीएम पद से हट जाएंगे और कनाडा में फिर से चुनाव होंगे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव तड़के सुबह मिसाइल हमलों से गूंज उठा। ये मिसाइलें यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई थी। हमले में 14 नागरिक घायल हुए हैं। इजराइल का आयरन डोम में मिसाइल को पकड़ने नहीं सका। शनिवार को तेल अवीव में सुबह 3:47 पर अचानक से सायरन बजने लगा। एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल हमले की पुष्टि की और आयरन डोम के द्वारा मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं करने की बात भी स्वीकार की। यमन में हौसी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि तेल अवीव में हमने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि ये साल खेलों की दृष्टि से देश के लिए कामयाबी से भरा साल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो सके, इसके लिए भी सरकार की ओर से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक विड में शामिल होना प्राथमिकता रहेगी। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे देख रही हैं देश में खेलों का जो एक नया प्रसार और प्रचार जो है नई तेज़ी से हो रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये साल जो था वो बेहद कामयाबी से भरा रहा, चाहे ओलंपिक की बात करें, पैरालंपिक की बात करें, शतरंज में भी बात करें, जिस तरह से नई शक्ति के रूप में उभरे हैं। तो इस पूरे एक ईयर को किस तरह से देख रही है और आने वाला जो साल है उसमें क्या कुछ एक नई प्राथमिकताएँ जो हैं वो जुड़ेंगी? 2024 हमारे लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि बहुत अच्छा रहा हमारे, खास करके स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहा कि क्योंकि पैरा ओलंपिक में हमने अच्छा किया, पेरिस ओलंपिक में हमने अच्छा किया, चेस वर्ल्ड कंपटीशन में हमने अच्छा काम किया और देख सकते हैं कि काफ़ी एथलीट्स हमारे देश के काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में भी हमारा देश का जो युवा है, जो एथलीट्स है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और हमारे देश को भी आगे लेके जाएगा और उसके साथ ही हमारे देश में जितने भी युवा है या एथलीट्स है उनको भी एक प्रेरणा देने की कोशिश उनके माध्यम से होगी। 2036 में हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भारत जो है वो अपने देश में ही ओलंपिक का जो है आयोजन करे। तो इसको लेकर के क्या कुछ नए, अब किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाना है और क्या कुछ प्रयास जो है वो आने वाले समय में दिखेंगे? भारत की तरफ से आईओए के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बीड में हम पार्टिसिपेट कर पाए और बीड में पार्टिसिपेट होने के बाद, क्योंकि काफ़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें भी है, लेकिन पूरी तरह से कोशिश भारत की चल रही है कि ये बीड हमें मिल पाए कि जिसके माध्यम से 2036 में हम ओलंपिक्स यहाँ पे होस्ट कर पाए, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड का मोमेंट रहने वाला है। और जिस तरह से हम स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं या जिस तरह से हमारे एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया को भी बता सके कि स्पोर्ट्स सेक्टर में भी इंडिया पीछे नहीं है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रहे या एथलीट्स के परफॉर्मेंस वाइज रहे। शतरंज के खेल में जिस तरह से हम एक महाशक्ति के रूप में उभरे हैं और लगातार कामयाबी की नई जो है वो गाथाएं लिख रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हो? चेस में हम इतने ये लेवल तक पहुंच रहे, तो जैसे बोला जाता है कि भारत के लोग दिमाग से बहुत होशियार रहता है, तो एक उसका उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि हम चेस में भी आज इतने बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। तो एक ये मैसेज पूरे दुनिया में एक बहुत अच्छा जा रहा है कि आज भारत देश हर एक चीज़ में टॉप लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, बाद में वो अचीव भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं रक्षा निखिल खड़से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा जो हैं वो लगातार खेलों में भी आगे आ रहे हैं और ओलंपिक की मेज़बानी को लेकर के उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि इस दिशा में प्रयास जो हैं वो तेज़ी के साथ आने वाले समय में दिखाई देंगे। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।